ओके जी। हेलो एवरीवन। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। आज की जो वीडियो है वो 12 फैक्टर एप्लीकेशन और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से है। जैसा कि आपको पता होगा कि 12 फैक्टर एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। ये भी हाल ही में आया है। आगे चल के इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में देखो गुफ्तगू करेंगे, बट उससे भी पहले इसको समझना ज़रूरी है कि इसकी जो नीड है वो क्यों आई है। 12 फैक्टर एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ऐसे 12 कैरेक्टर्स, ऐसे 12 कंपोनेंट, ऐसे 12 फीचर्स अगर किसी एप्लीकेशन में हो तो वो क्लाउड नेटिव के लिए बेहतर होती है एप्लीकेशन। यानी क्लाउड में जाना, क्लाउड के साथ बात करना, क्लाउड के साथ इंटीग्रेट होना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन से फैक्टर्स हैं किसी भी एप्लीकेशन में क्लाउड नेटिव रेलेवेंट बनाने के लिए, आगे चल के देखते हैं। ये थोड़ा सा तारुफ है मेरा। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बिलाल है और मैं एक डेवऑप्स और डेवसेकऑप्स एंथुजियास्ट हूँ। पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है। मेरा लिंक्डइन का और गिटहब का जो लिंक है वो यहाँ पर मौजूद है। डू विजिट माई प्रोफाइल्स। अब आगे चलते हैं जी। व्हाट इज 12 फैक्टर एप्लीकेशन? 12 factor application is the methodology for building modern cloud native application। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 फैक्टर इज अ मेथोडोलॉजी। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये कोई पीपल नहीं है। ठीक है, ये एक मेथोडोलॉजी है, एक वे ऑफ वर्किंग है। किसकी वे ऑफ वर्किंग है? कि जो आपने एप्लीकेशन बनानी है विच इज मॉडर्न क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। क्लाउड नेटिव का मतलब क्या है? पहले जब क्लाउड हमारे पास इतना ज़्यादा इन या पॉपुलर नहीं था तो हम ऑन प्रेम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते थे। हम एप्लीकेशन को मोनोलिथिक में बना देते थे और एक ही लेयर होती थी हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास डेटाबेस भी चल रहा होता था, वहीं पे हमारे पास सर्वर्स भी होते थे, वहीं से ही फ्रंट एंड एक्सेस हम करवा देते थे और हमारा काम चल जाता था। फिर आस्ते आस्ते एमवीसी आर्किटेक्चर आया जिसमें आपने चीज़ों को सेपरेट करना शुरू किया, मॉडल को अलग किया, व्यू को अलग किया, बिजनेस लेयर को अलग किया। फिर इसी तरह ऑन प्रिम से उठ के हम मॉडर्नाइजेशन में आ गए और क्लाउड के ऊपर चले गए। तो क्लाउड के अंदर जो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस पे एज यू गो मॉडल जब आया तो जाहिर है हमने चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया और हमने छोटी छोटी सर्विसेज बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि बात करेगी या काम लेगी एक ऐसी सर्विस से जो कि पे एज यू गो मॉडल के अंदर है और कोई क्लाउड प्रोवाइडर उसको दे रहा है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को कैसे कंपैटिबल बनाऊंगा कि मेरी एप्लीकेशन चल सके उस क्लाउड के साथ, क्योंकि मैंने उसकी एक कोई सर्विस यूज़ करनी है, मैंने उसकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना। ठीक है, उसके लिए पर मुझे अपनी एप्लीकेशन को ऐसे बनाना पड़ेगा कि वो उसके साथ बात करे। तो उसी एप्लीकेशन को हम यहाँ पर क्लाउड नेटिव कहते हैं। ठीक है, अगेन इट्स मॉडर्न एप्लीकेशन आजकल के दौर के अंदर, जबकि हमारा क्लाउड का दौर है। ठीक है, हर बंदा इज वर्किंग टुवर्ड्स द लर्निंग एंड ग्रोइंग इन द क्लाउड। सो तो जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हमारा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट शुड आल्सो बी क्लाउड नेटिव। ठीक है, क्लाउड रेडी, क्लाउड नेटिव के इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने अपनी एप्लीकेशन को इसी तरह से तैयार करना है। ठीक है, जो कि क्लाउड नेटिव कंपैटिबल हो। ठीक है, तो ये क्लाउड नेटिव वही चीज़ है दैट आर स्केलेबल, रिजिलियंट। ठीक है, स्केलेबल जैसे मैंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन को मैंने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो क्लाउड के साथ चल सके। और क्लाउड का जो एक वन ऑफ द फीचर इज दैट कि यू कैन गो एट एनी स्केल एंड यू कम स्केल डाउन एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू योर ट्रैफिक। ठीक है, आपके पास जब ट्रैफिक आएगा तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इतनी रेजिलियंट होनी चाहिए, इतनी स्केलेबल होनी चाहिए कि वो एप्लीकेशन सारे यूज़र को, तमाम के तमाम बिजनेस यूज़र्स को एंटरटेन कर सके। ठीक है, और अगेन सबसे बड़ा जो मसला होता है मैनेजमेंट, मेंटेन, इजी टू मेंटेन हो। ठीक है, तो क्या हो गया जी? 12 फैक्टर एप्लीकेशन इज द मेथोडोलॉजी फॉर बिल्डिंग मॉडर्न एंड क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। एंड वो एप्लीकेशन कौन सी है? जो कि स्केलेबल भी हो, रेजिलियंट भी हो और इजी टू मेंटेन भी हो। ठीक है, तो so the methodology was originally introduced by developer at Heroku। ठीक है, Heroku जैसे आपको पता होगा, Heroku is a cloud platform। ठीक है, so they introduce these kind of
methodology from cloud native perspective there, and they are calling it 12 factor application, 12 factor application. ठीक है, जब से ये लॉन्च हुई है, people are talking about that, and people are discussing this and learning. So I thought I should also give you a tour कि जी ये 12 फैक्टर एप्लीकेशन किस तरह से होती हैं, उनके अंदर क्या क्या बातें होती हैं और उनके अंदर सिक्योरिटी के क्या फीचर्स होंगे, क्योंकि मैं जब सिक्योरिटी के हवाले से 12 फैक्टर एप्लीकेशन को देख रहा था तो मुझे एज सच कोई समराइज फॉर्म में कोई लर्निंग मटेरियल नहीं मिला, तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो जिसके अंदर ना सिर्फ मैं 12 फैक्टर एप्लीकेशन के हवाले से बात करूं बल्कि उसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करूं। ठीक है, अच्छा अब मैं ये साइट खोलता हूँ। ठीक है, ये इन्होंने एक साइट बनाई हुई है, 12 फैक्टर फैक्टर एप्लीकेशन की एक साइट है। ठीक है, आपने यहाँ जाना है http /2factor.net। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको उस फैक्टर्स की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक समराइज फॉर्म में बताऊं, बट अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पे आएँ और इसको थॉरली रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोड बेस के ऊपर क्लिक करूं तो कोड बेस के ऊपर वो एग्जांपल भी देगा आपको, डेफिनेशन भी देगा। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करेगा, बट अगेन दिस इज़ अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अगर आपका डेवलपर बैकग्राउंड नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए आपको डेवलपर होना ज़रूरी है, बिकॉज जब टेक्निकल बात होगी और कोड से रिलेटेड होगी तो डेफिनेटली इसको एक डेवलपर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर्सपेक्टिव से देखना ही ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आप डेवॉप्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एग्जैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊं। बट इट्स वेरी गुड डॉक्यूमेंट, आप चाहें इसको पढ़ें, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी डिटेल है। चलें, लेट्स बैक टू माय स्लाइड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, लाइक आई सेड, और इसका नाम भी जिस तरह से बताता है 12 फैक्टर। ठीक है, तो हम 12 फैक्टर के हवाले से बात करेंगे। पहले हम 12 फैक्टर को देख लेते हैं वन बाय वन, वो कौन से फैक्टर्स हैं। मैं इस वेबसाइट के ऊपर दोबारा आ जाता हूँ 12factor.net के ऊपर, और यहाँ पे ये है जी 12 फैक्टर्स। जी पहला है जी कोड बेस। ठीक है, अगेन डिटेल में मैं बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वो 12 फैक्टर कौन से। डिपेंडेंसी है, कॉन्फ़िगरेशन है, बैकिंग सर्विस है, बिल्ड रिलीज एंड रन है, प्रोसेस है, पोर्ट बाइंडिंग है, कंकरेंसी है, डिस्पोजेबिलिटी है, डेव एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की सेपरेशन है, प्रायोरिटी है। ठीक है, लॉग्स हैं एंड एडमिन प्रोसेस है। ये 12 फैक्टर्स हैं जो कि अपनी आपकी एप्लीकेशन को कंपैटिबल बनाते हैं क्लाउड नेटिव के लिए, और रेडी करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जाकर क्लाउड के साथ बात कर सके। कंपैटिबिलिटी के कोई इतने ज़्यादा मसले नहीं आएंगे, दैट बिकॉज दे आर सेटिंग अ कॉमन ग्राउंड बिटवीन एन एप्लीकेशन इन द क्लाउड बाय मेकिंग एप्लीकेशन अ क्लाउड नेटिव। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कोड बेस। कोड बेस का मतलब क्या है? अ सिंगल कोड बेस इज यूज्ड फॉर ईच एप्लीकेशन which is tracked into a version control system। सिंगल कोड बेस का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए हर एप्लीकेशन के लिए कि आप उसको ट्रैक कर सकें, उसके वर्जन्स को, कि इसका पिछला वर्जन क्या था, इसका वर्जन 2 क्या है, और मल्टीपल डेवलपर्स जब काम करें तो उनके काम प्रॉपरली मर्ज हो, रिव्यू हो, वहाँ पर डबलिंग के चांसेस ना हो, वहाँ पर एरर के चांसेस ना हो, ओवर राइटिंग के चांसेस ना हो। तो इसलिए दे आर सेइंग कि यूज़ अ क्लाउड, सॉरी, यूज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मल्टीपल डिप्लॉय डिप्लॉयज कैन बी मेड फ्रॉम सेम कोड बेस। अगेन लाइक आई सेड, मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स आप कर सकते हो, चाहे वो स्टेजिंग पे हो, प्रोडक्शन पे हो, टेस्ट बेड पे हो, आप कर सकते हो। बट आपने कोई कोड बेस यूज़ करना है। कोड बेस का मतलब कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाजमी यूज़ करना है ताकि आपके डेवलपर्स आराम से काम कर सके और आपकी एप्लीकेशन का जो वर्जन है वो मेंटेन हो सके। मतलब फॉर एग्जांपल डेवलपर 1 काम कर रहा है, वो अपनी ब्रांच पे काम कर रहा है, जो डेवलपर 2 है वो अपनी ब्रांच पे काम कर रहा है, और दोनों अपने अपने काम करके अपनी ब्रांच को मर्ज करते हैं, देन फिर वो रिव्यू होता है, देन उसको एक मास्टर ब्रांच में मर्ज करके आप अपने कोड को पुश कर देते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, टिल द कोड रेडी। ठीक है, तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपने कोड को मर्ज भी किया, कोड को कमिट भी किया, कोड को रिव्यू भी किया।
तो ऐसा नहीं है कि आपका कोड जो है वो बिना रिव्यू के जा रहा है। तो एक कोड बेस यूज़ करें हर एप्लीकेशन के लिए और यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कोड बेस में मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही है। यस, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच। सो व्हाट द रिकमेंडेड अप्रोच इज दैट यूज़ अ कोड सिंगल कोड बेस फॉर सिंगल एप्लीकेशन, ताकि जो आपको आइडेंटिटी मेक श्योर करने में आसानी रहे, कौन सी एप्लीकेशन का कोड बेस कहाँ पर है और कौन सी चीज़ क्या करी, तो उसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं जी, deployment can be made from same code base. Each deployment should be separately. Like I said, each program has a separate release. आपने हर प्रोग्राम को सेपरेट रिलीज करना है ताकि अगेन आइडेंटिटी का कोई मसला ना आए। एंड यू शुड नो कि कौन सी रिलीज किस एप्लीकेशन की है, उनकी यूनिक आईडी होनी चाहिए, यूनिक इंस्टेंस होना चाहिए। आप ऐसी यूनिक कैटेगरीज होनी चाहिए, सॉरी, कि जिससे आप अपने उस रिलीज को, उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। This ensures that everyone is working on the same code base. There is no confusion or you can say divergence between development, staging and production. मतलब अगर मैंने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए रिलीज़ करना है तो आई शुड प्रॉपरली टैग माय प्रोग्राम, माय रिलीज़, माय बिल्ड कि जी ये डिप्लॉयमेंट की बिल्ड है। और इसी तरह ही मुझे स्टेजिंग के लिए भी प्रॉपर उसको टैगिंग करनी पड़ेगी, कोई कोई यूनिक रिलीज़ आईडी देनी पड़ेगी जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि जो रिलीज़ है वो मेरी डेवलपमेंट की है या स्टेजिंग की है या प्रोडक्शन की है। तो इस तरह से आप अपने कोड बेस को मेंटेन करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को यू नो 12 फैक्टर एप्लीकेशन के फैक्टर नंबर 1 कोड बेस के साथ कंपैटिबल बना लेते हो। ठीक है, तो ये था जी, हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लिया। आप सिक्योरिटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी किस तरह से कोड बेस के अंदर आप लेकर आएँ कि आप सिक्योरिटी साथ साथ कंपैटिबिलिटी के साथ आप सिक्योरिटी भी एक्चुअली साथ साथ अचीव कर सके। तो सिक्योरिटी के अंदर आपको कोड रिव्यू करने पड़ेंगे, ऑडिट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, टू इंश्योर दैट कोड बेस इज सिक्योर। ठीक है, तो आपने कोड बेस की अपनी सिक्योरिटी भी देखनी है। Code base is secure and free from vulnerabilities, and access to the code base should be limited to authorized personnel only. Again, इसमें तीन चीज़ें, एक आपका जो कोड है उसका कोड रिव्यू आपने करना है। ठीक है, चाहे वो प्री कमिट हो, पोस्ट कमिट हो। ठीक है, और आपने ऑडिट्स परफॉर्म करने हैं, स्नैप्स ऑडिट परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और आपका जो कोड बेस है, आपका जो कोड बेस है वो भी सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने कोड को सिक्योर कर लिया लेकिन आपका जो कोड बेस है जिसके ऊपर आपकी इमारत खड़ी हुई है वही वनरेबल है, तो यहाँ पर मसला आएगा। ठीक है, कोड रिव्यूज, ऑडिट, इंश्योर द कोड बेस इज सिक्योर एंड फ्री फ्रॉम द वनरेबिलिटीज, और उसका जो एक्सेस है, ठीक है जी, एक्सेस टू द कोड बेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। नीड टू नो के बेसिस पे एक्सेस मिलना चाहिए प्रॉपरली, उसकी लाइफ साइकिल की जो मैनेजमेंट है प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कोड बेस के ऊपर। कोड बेस के अंदर सिक्योरिटी के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होता है स्टैटिक एनालिसिस, एक होता है डायनेमिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस मींस दैट अपने कोड रिव्यू आपने करना है तो वो आप जो स्टैटिक एनालिसिस के थ्रू आप अचीव कर सकते हो। उसके अंदर टूल कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है, सोनार क्यूब है, बर्ब स्वीट है, नीसिस है, चेकमैक्स है, कोड सोना है, स्मर्ग है। ठीक है, ये तीन चार टूल्स हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा टूल अवेलेबल है फॉर स्टैटिक एनालिसिस। मैंने सिर्फ कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप जस्ट गूगल करें, तो आपको बहुत सारे टूल्स स्टैटिक एनालिसिस के मिल जाएंगे। फिर आ जाता है डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को उस एनवायरनमेंट में रन करना है जहाँ पर उसने एक्चुअली चलना है। आप उसको रन करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन का बिहेवियर है वो सिक्योर है नहीं है, वो रन टाइम पे किस तरह से बिहेव करती है, क्या उसके अंदर वनरेबिलिटीज़ रन टाइम पे आ रही हैं या उस कोड में कोई मसला है। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा आपको, वो उसके टूल्स मार्केट में मौजूद हैं। ओवास्प, ठीक है, ओवास्प जैप का टूल है, ओपन वैस है, वेब इंस्पेक्ट है, निक्टो है, आर्ची है, वेगर, इस तरह के बेशुमार टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको डायनेमिक एनालिसिस के अंदर हेल्प आउट करेंगे आपके कोड बेस को सिक्योर करने में। आगे चलते हैं। फिर ओके, अब बात करते हैं डिपेंडेंसीज। क्लियरली डिक्लेयर
declare and isolate your dependencies. Dependencies should be explicitly declared and managed through package manager. आपकी जो जो डिपेंडेंसीज हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, उनको आप क्लियरली डिक्लेयर करें, आइसोलेट करें, ताकि वो डिपेंडेंट ना हो आपकी एप्लीकेशन के, यार मेरे पास एक डिपेंडेंसी नहीं है और मैं मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है। तो आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है, लेबल करना है अपनी डिपेंडेंसीज को, आइसोलेट करना है अपनी अपने अपनी डिपेंडेंसीज को, और अपने कोई पैकेज मैनेजर के थ्रू उनको मेंटेन करना है, पैच करना है, इन्फ्यूज़ करना है, डिलीट करना है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी डिपेंडेंसीज है ना, उसकी लाइफ साइकिल को आपने मेक श्योर करना है कि वो आप उसको प्रॉपरली हैंडल करें, और उसकी हैंडल के लिए आपके पास पैकेज मैनेजर्स आते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं उसके ओवरऑल मैनेजमेंट के अंदर। आइसोलेशन शुड बी अचीव्ड बाय यूजिंग वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट सच एज डॉकर कंटेनर। अब यहाँ पे डॉकर कंटेनर का वर्ड क्यों लिखा है? अगर आपको थोड़ा सा डॉकर का बैकग्राउंड है, तो डॉकर कंटेनर आर वेरी गुड टू हैंडल डिपेंडेंसीज। फॉर एग्जांपल, डॉकर कंटेनर की एक फ़िलॉसफ़ी है, कंटेनर के अंदर आप सारी चीज़ें पैक कर देते हैं और कंटेनर उठा के जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पर वो बड़े आराम से वहाँ पे फिट हो जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है? तो उसके अंदर कोई कोई चीज़ मिसिंग नहीं होती, एवरीथिंग इज़ पैक। तो जो डिपेंडेंसी को आप मैनेज करते हैं, शिप करते हैं, अगेन आपने मैनेजमेंट लेनी है तो आप पैकेज मैनेजर से ले सकते हैं, और अगर आपने शिप करना है पोर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिपेंडेंसी को दूसरी डिपेंडेंसी के अंदर ट्रांसफ़र करना है, यानी एक एप्लीकेशन को एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जाना है, तो कंटेनर्स आर बेस्ट अप्रोच, बेस्ट टेक्नोलॉजी टू हैंडल द डिपेंडेंसीज एंड इट्स आइसोलेशन। ठीक है? सो यहाँ पे लिखा है जी, डॉकर कंटेनर्स विच प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एंड रिप्रोड्यूसिबल रन टाइम। ठीक है जी? फॉर द एप्लीकेशन, लाइक आई सेड, इट इज़ वेरी इजी टू शिप। आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो शिप करने में आसानी हो जाती है अगर आप डॉकर कंटेनर्स यूज़ करते हैं। अब थोड़ी सी सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी, डिपेंडेंसी शुड बी कीप अप टू डेटेड। ठीक है? एंड रेगुलरली पैच टू एड्रेस द सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज। डिपेंडेंसीज आपने अब तो अप टू डेट रखनी है, उसको रेगुलरली पैच करना है, उसके अंदर जो वनरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई उनको पैच करना है, उसको रेगुलरली अपडेट करना है, और आपने जो वनरेबिलिटी स्कैनिंग के टूल्स हैं वो यूज़ करने हैं, ताकि आप डिपेंडेंसी के अंदर वनरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है? तो मार्केट में बहुत सारे ओपन एंड फ्री सोर्स टूल्स हैं, उसमें से जिस तरह के मैंने कोड बेस में डिक्लेयर मेंशन किया था, सॉरी। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज़ है उसकी उसके हवाले से कुछ चेकर मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन, बहुत सारी डिपेंडेंसीज लैंग्वेज स्पेसिफिक भी होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल नोड डॉट जेएस की डिपेंडेंसीज अलग होंगी, रिएक्ट की अलग होंगी, व्यू की अलग होंगी। तो अगेन टोटली डिपेंड, बट यहाँ पर आई जस्ट नेम फ्यू। अगेन अब यू कैन गूगल इट एंड यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ थन्स ऑफ टूल्स जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट काम करके दे रहे होंगे डिपेंडेंसी चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ओआस डिपेंडेंसी चेक है, रिटायर डॉट जेएस है, यारन ऑडी है, सेफ्टी डिपेंडेंसी ट्रैक है। ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे टूल है जो कि आप डिपेंडेंसीज के अंदर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग इन शॉर्ट। स्टोर कॉन्फ़िगरेशन इन एनवायरनमेंट, कॉन्फ़िगरेशन शुड बी स्टोर इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है? आपने कॉन्फ़िगरेशन को हार्ड कोड नहीं करना, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन है अगेन उसको भी आइसोलेट रखना है, उसको भी लेबल करके रखना है, और उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल की मदद से अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है, ताकि जब आपने कोई चेंजेस करनी हो तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर चेंज करें तो उसका जो इफेक्ट है अक्रॉस द बोर्ड आए। ऐसा ना हो कि आपने किसी एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की है और वो कॉन्फ़िगरेशन आपने चेंज कर दी है, जिसकी वजह से आपकी एक एप्लीकेशन के अंदर जो इफेक्ट आया है दूसरे एप्लीकेशन के अंदर नहीं आया। तो जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि ग्लोबल स्कोप की कॉन्फ़िगरेशन है, उनको आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर मैनेज करना है। ठीक है? डालना है, और विच कैन बी इजीली मैनेज। अगेन लाइक आई सेड, इजीली मैनेज होती है। ठीक है? आप उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। फिर जो चेंज है वो एप्लीकेशन के कोड को इफ़ेक्ट नहीं करता। लाइक आई सेड, एनवायरनमेंट वेरिएबल
जब आप चेंज करेंगे तो क्रॉस द बोर्ड चेंज आना चाहिए। अगर आपने हार्ड कोड कर दिया तो आपको एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जाकर चेंज करना पड़ेगा, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज सच कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा, अब ये जितने भी हमने सारे काम किए जिसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ करना है जिससे इजी मैनेज हो जाता है, और आपने इस तरह से मैनेज करना है कि आपकी जो एप्लीकेशन को कोड है उसको अफेक्ट ना करे। इसे करने से क्या होता है जी, इजी एंड फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो जाती है डिफरेंट एनवायरनमेंट की। मतलब फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ग्लोबल लेवल की कोई कॉन्फ़िगरेशन है, आप उसको चेंज करेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड उसका इफेक्ट जाएगा, ना कि सिर्फ एक एप्लीकेशन के ऊपर जाएगा। तो आई थिंक दैट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैंडल योर कॉन्फ़िगरेशन यू नो मैच्योरली और प्रोफेशनली। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। Sensitive configurations such as API keys, database password should be encrypted and stored securely, and access should be limited to the authorized person. Again, configuration contains a lot of important sensitive data, right? अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, irrespect of वो क्या है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर मेरी एपीआई की कीज़ भी हो सकती हैं, जिसके अंदर मेरे डेटाबेस के पासवर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जितना भी डेटा है ना, इसको आपने प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखना, आपने उसको इनक्रिप्ट करके रखना है। ठीक है, और बड़ा सिक्योरली रखना है। ऐसा नहीं है कि इनक्रिप्ट भी अब ऐसे ही पड़ा हो। एक तो इनक्रिप्ट करना है और आपने इसको स्टोर भी सिक्योरली ही करना है, उसमें महफूज जगह पे आपने इसको स्टोर करनी है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को। फिर एक्सेस टू दी कॉन्फ़िगरेशन डेटा शुड बी लिमिटेड, उसकी जो एक्सेस मैनेजमेंट है वो भी आपने मेंटेन करनी है। ये ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन का जो एक्सेस है ना वो सबके पास हो। यू नीड टू मेक श्योर दी ओवरऑल एक्सेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ताकि आप उसको सिक्योर कर सकें कॉन्फ़िगरेशन को। अब ऐसे कौन कौन से टूल्स आते हैं जो कि मुझे सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन करने में और रखने में आसानी देते हैं। अगेन, मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। कुछ मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के टूल लिखे हैं यहाँ पे। हर चीज़ को वॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप सीक्रेट मैनेजमेंट अपनी क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन की करते हैं। एंसिबल है, एंसिबल से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। इट्स वेरी जनरल पर्पस टूल, जिसके अंदर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, आप हार्डनिंग कर सकते हैं, आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं, आप सीक्रेट को मेंटेन कर सकते हैं, रन टाइम पे सीक्रेट को इन्फ्यूज़ करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। पर टेराफॉर्म है, अगर आप क्लाउड के साथ काम करें तो टेराफॉर्म इज़ वेरी गुड टूल फॉर दैट। फिर कंजोर है। अगेन, these are the tools which are good in securing configuration management। आगे चलते हैं। ओके, बैकिंग सर्विस। ट्रीट बैकिंग सर्विस एज द अटैच रिसोर्सेज। ठीक है, बैकिंग सर्विस such as database, message queues, and caches should be treated as attached resources that can be easily added and removed without affecting the application। बैकिंग सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जो कि मेरी एप्लीकेशन का पार्ट तो नहीं होती, बट मेरी एप्लीकेशन का अहम हिस्सा होती हैं, और वो मेरी एप्लीकेशन के साथ एक्सटर्नली अटैच होती हैं। ठीक है, जैसा कि डेटाबेसेस हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ अटैच होते हैं लेकिन एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होते। मैसेज क्यूज़, जिसमें जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन हैं वो क्यू वाइज चल रही होती हैं, और जो कैशेज हैं, अगेन नॉट पार्ट ऑफ द कोड, नॉट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, बट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन इंफ्रा। ठीक है, और बड़े आसानी से ऐड भी हो जाती है, रिमूव भी हो जाती है। और तो आपने इस तरह से बैकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, कि वो आपकी एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट ना करें। ठीक है, आपने इस तरह से उनको इस्तेमाल करना है। बट अगेन, यहाँ पर अब सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Access to the banking service should be secure using strong authentication mechanism such as TLS, SSL or SSH, credential based SSH। Authorization mechanism should be used to restrict access to the sensitive data। Again, जब मैं बैकिंग सर्विस के अंदर डेटाबेस की बात कर रहा हूँ तो डेटाबेस की अपनी एक सिक्योरिटी होती है, जिसके अंदर आपने उसकी डेटाबेस के अपने अंदर जो डेटाबेस का इंजन है या डेटाबेस सर्वर है उसके अपने अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। मैसेज क्यूज़ के अपने सर्वर्स होते हैं, उनके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। कैशे के अपने अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, उनको आपने आइडेंटिफाई करके ठीक करना होता है। फिर जो डेटाबेस है उसके अंदर जो डेटा पड़ा हो दैट शुड बी इनक्रिप्टेड। ऐसा ना हो कि आपके डेटा के अंदर जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो प्लेन टेक्स्ट में पड़ा हो, दैट शुड बी इनक्रिप्टेड। ठीक है, और जो उसका एक्सेस है आपने उसको मेंटेन करना। सिमिलरली ये सारी चीज़ें
अप्लाई हो जाती है डेटाबेस पे भी, मैसेज क्यूज पे भी, कैशेस पे भी, ठीक है। और जो टूल्स हैं वो कुछ ओपन सोर्स हैं, कुछ पेड हैं। मैंने कोशिश की है कि जितने भी टूल्स मैं आपको बताऊं वो सारे ओपन सोर्स और फ्री हों। डी शील्ड है, जी स्केलर है, डीओ सिक्योरिटी है, इसी तरह गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, नीसिस है, नेक्सपोज है। नीसिस और नेक्सपोज जो है बेसिकली दे आर दी वीए प्रोडक्ट्स, मतलब वनएबिलिटी असेसमेंट की प्रोडक्ट्स हैं। आप वनएबिलिटी स्कैनिंग वगैरह अपने इंफ्रा पे, अपनी एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं बिल्ड, रिलीज एंड रन के ऊपर। स्ट्रिक्टली सेपरेट योर बिल्ड एंड रन स्टेजेस। देखें, जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपकी जो पाइपलाइन होती है उसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस होती है, ठीक है। उनमें से बिल्ड, रिलीज और रन की स्टेजेस होती है। पहले तो आपने ये काम ये करना है कि जो आपकी पाइपलाइन है उसके अंदर बिल्ड का लेबल, रिलीज का लेबल और रन का लेबल शुड बी सेपरेट। और उसके लेबल इस तरह से डिफाइन हो कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये बिल्ड की रिलीज, सॉरी, बिल्ड की पाइपलाइन है, रिलीज की पाइपलाइन है या रन की पाइपलाइन है, ठीक है। The build stage should be separate from run, again like I said, and the release state should be separate from both. Again like I said, properly label करें, properly isolate करें, segregate करें, separate करें. This ensure that each stage can be tested and verified independently. Again, ये तीनों जो स्टेजेस हैं इनके अपने अपने एक मकासद हैं, इनके अपने अपने गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। बस वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंटली अचीव होने चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है। Okay, that same artifact can be deployed to any environment. Again, आपने क्या करना है, बिल्ड को, रिलीज को, रन को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, लेबल करना है, ताकि इंडिपेंडेंटली ये चल सकें। जो जो इनका आर्टिफैक्ट्स इनको रिक्वायर्ड है वो इनको मिल सकें, और एज एन कंबाइन जब आप बिल्ड करें और रिलीज करें, जो जो इंट्रा डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पर एडेड हो जाएं, और ताकि आपकी एप्लीकेशन रन हो सके इन 3 स्टेजेस से होने के बाद, ठीक है। अब ज़रा सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। सिक्योर बिल्ड सिस्टम should be used to prevent unauthorized access to build environment or artifacts. Release management process should be used to ensure only authorized person can deploy to the production. Again, जब मैं बात करूंगा सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी बहुत सारे तरीक़ों से आ जाएगी। इटसेल्फ जो मेरी CI और CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की टूल्स हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी भी लाजिम होनी चाहिए। उसका वनएबिलिटी असेसमेंट उन सर्वर्स का होना चाहिए। फिर जो पाइपलाइन की ऑथेंटिसिटी, ऑथराइजेशन है वो प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। और उनके अंदर ऐसे टूल्स होने चाहिए कि जो मेरा कोड आ रहा है स्टैटिक एनालिसिस वहाँ पे करे, डायनेमिक एनालिसिस वहाँ पर हो रहा हो, ठीक है। और जो आपके रिलीज मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेट होना चाहिए। जो आपके CI/CD के टूल्स हैं वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटर हो, कि उसके अंदर एक डेवलपर है तो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं वो वहाँ पर डिफाइन हो। एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी क्या प्रिविलेजेस, क्या लिमिटेशन है वो भी वहाँ पर डिफाइन हो। तो प्रॉपरली जो एक्सेस मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो। अब हमारे पास जो टूल है बेसिकली वो यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं जो कि CI/CD के अंदर हमें हेल्प करते हैं। जेंकिंस, गिटलैब, गिटहब, गिट एक्शंस। अगेन कुछ CI के हैं, कुछ CD के हैं, ठीक है। इनके ऊपर डिटेल में आप गूगल कर सकते हैं, बट इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं है डिटेल में बात करना। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फ्रॉम फ्रॉम 12 फैक्टर एप्लीकेशन, फ्रॉम उसकी नॉर्मल एप्लीकेशन, नॉर्मल डेफिनेशन और उसकी सिक्योरिटी। इंशाल्लाह इन सब के ऊपर डिटेल के अंदर एक पूरा कोर्स मैं लॉन्च करूँगा। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल पे बने रहिए। आगे चलते हैं, प्रोसेस। अब थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस जो कि आइदर आर स्टेट और स्टेटलेस, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन should execute an one or more stateless process. The application should be designed to run one or more status process, which can be easily scale out horizontal. Stateful components such as database should be treated as backing service. Like I said, जब मैं क्लाउड नेटिव की बात करता हूँ, और शुरू में मैंने बात की थी कि क्लाउड नेटिव का मतलब ये है कि रेजिलियंट हो और स्केल इन और स्केल आउट होने की अ, उसके अंदर सलाहियत हो। तो जो प्रोसेसेस हैं मेरे वो स्टेटलेस होने चाहिए,
और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस चलाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए मेरी एप्लीकेशन में। और उनके जो अटैच बैकिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि डेटाबेस हो गया, कैशिंग सर्वर्स हो गए, ठीक है, मैसेज क्यूज हो गए, उनको वो एज ए ट्रीट करे कि ये बैकिंग सर्विसेज है, ना कि एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट देख, और उसको एप्लीकेशन को पता हो कि जो बैकिंग सर्विसेज हैं वो इजीली अटैच और री अटैच हो जाती हैं, ठीक है, वो उसको पता हो प्रोसेस को। और प्रोसेस स्केल अप, स्केल डाउन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तीनों फॉर्म में वो स्केल इन एंड इसका स्केल आउट कर सके प्रोसेस को। अब सिक्योरिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिक्योरली आइसोलेट प्रोसेस, यूज कंटेनर टू अवॉइड any security glitches. By using containers, you can add security and scalability. Yes, आपका कोई भी प्रोसेस हो, स्केल इन स्केल आउट करने के लिए कुछ टूल्स मौजूद हैं, कुछ प्रोसेसेस मौजूद हैं। अगेन ये कोई सिक्योरिटी टूल्स नहीं है। डॉकर हो गया, कुबरनेटीज हो गया, अमेजोन ECS हो गया, या गूगल कुबरनेटीज सर्विस या एजोर कुबरनेटीज सर्विस है। ये कोई सिक्योरिटी टूल नहीं है, बट जो प्रोसेस को आइसोलेट करना है और कंटेनर्स और ऑर्केस्ट्रेशन की जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो प्रोसेस में अप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस की जो सिक्योरिटी है वो इन्हेंस हो जाती है। प्रोसेस को सिक्योर करने के बहुत सारे मेथड मौजूद हैं। कुछ आप मैनुअल कर सकते हैं, कुछ आप आ, किसी टूल के थ्रू कर सकते हैं, बट अगेन हम क्लाउड नेटिव की बात करें तो क्लाउड नेटिव के अंदर जो टूल्स हैं, जैसे डॉकर है, डॉकर की अपनी एक वनरेबिलिटी असेसमेंट होती है, और उसकी अपनी एक हार्डनिंग होती है। तो जब उसकी वी ए पैचिंग हार्डनिंग हो जाएगी तो जो आपका प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। तो वो जो एडिड फीचर्स हैं कंटेनर्स के, ऑर्केस्ट्रेशन के, या क्लाउड प्रोवाइडेड सर्विसेज के, तो वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। उनकी वजह से आपका जो प्रोसेस है ना सिर्फ वो आइसोलेट हो जाएगा बल्कि सिक्योर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पोर्ट बाइंडिंग। पोर्ट बाइंडिंग रेफर टू इज अ प्रोसेस अटैचिंग टू अ प्रोसेस। एक प्रोसेस जो कि किसी प्रोसेस से अटैच हो, ठीक है, या एक एप्लीकेशन जो कि किसी स्पेसिफिक नेटवर्क पोर्ट के ऊपर बात करे, उसके अलावा कोई बात ना करे। This allow the process and application to receive in and out network traffic on a particular port, ठीक है। यानी एक ऐसी एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से, या एक सर्विस दूसरे सर्विस से, या एक प्रोसेस दूसरे सर्विस प्रोसेस से बात करेगा, और वो किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर बात करे, उसकी पोर्ट बाइंड हो जाए, पोर्ट चेंज ना हो, बस यार मैंने इसी पोर्ट पे बात करनी है, इसके अलावा मैं किसी पोर्ट पे हम बात नहीं करेंगे। जिसके थ्रू आप या तो आइदर यू आर रिसीविंग और सेंडिंग ट्रैफिक फ्रॉम दैट पोर्ट इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट नेटवर्क बाइंडिंग। आपने पोर्ट को डेडिकेट कर दिया किसी प्रोसेस के लिए, किसी 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 एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेता हूँ कि सिक्योरिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं पोर्ट बाइंडिंग के अंदर। इट्स अ गुड थिंग कि आप पोर्ट डेडिकेट कर दो, तो आपको पता है कि आपका जो अटैक वेक्टर है, या आपको पता है कि ये जो पोर्ट है, मैंने पोर्ट 80 किसी पर्टिकुलर काम के लिए, ट्रैफिक के लिए मैंने डेडिकेट कर दी है। तो अब मुझे पता है कि यार मैंने बाकी पोर्ट्स को बंद करना है, इसको सिक्योर करना है, तो मेरा जो अटैक वेक्टर है, जो मेरा जो काम है सिक्योरिटी का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो पोर्ट बाइंडिंग की सिक्योरिटी, पोर्ट की सिक्योरिटी मल्टीपल एस्पेक्ट से आप ले सकते हैं। अच्छा, नेटवर्क को सिक्योर करने का बहुत सारा मवाद मौजूद है, जिसके अंदर टूल्स भी है, प्रोसेस भी है, टेक्निक्स भी है। मैंने यहाँ पर कुछ टूल्स लिखे हैं, जैसे लेट्स इनक्रिप्ट है, सर्टबॉट है, हर्शिकोप वर्ल्ड है, ओपन एसएसएल है, एनमैप है, फायरवॉल्स है, सीम है। अगेन ये एक टूल पोर्ट की सिक्योरिटी कर सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ टूल भी पोर्ट की सिक्योरिटी कर सकता है। तो ये एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इसकी सिक्योरिटी के कई कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए हम जस्ट गिविंग अ फ्लेवर। आगे चलते हैं। कंकरेंसी। Concurrency referred the ability of an application to execute multiple tasks or process at the same time. See, if you क्योंकि जब मैं स्केलिंग अप, स्केलिंग डाउन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन की बात करता हूँ, माइक्रो सर्विसेज की बात करता हूँ,
क्लाउड नेटिव की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने टाइम बचाना है और रेडीली अवेलेबल अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से बनाना है कि वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल कर सके, तभी तो मैं स्केल कर रहा हूँ ना। अगर मैं एक एक टाइम पे एक यूज़र को एंटरटेन कर रहा हूँ, तो मुझे स्केल अप करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं अपनी इंफ्रा को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि मैं वन पर्सन वन टाइम पे मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। तो जब मैं मल्टीपल प्रोसेस को एट अ टाइम एंटरटेन करूँगा, तो ज़ाहिर है तभी मुझे ज़रूरत पेश आएगी कि मैं स्केल अप करूँ या स्केल डाउन करूँ, सही है ना। तो कंकरेंसी का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन शुड बी well equipped to handle the concurrency, multiple tasks, processes at the same time, and that process will be or may be independently working from each other। ठीक है जी। दोनों दोनों प्रोसेस, एक प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस, सारे आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगेन हो सकती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक प्रोसेस दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकता, बट अगेन डेफिनेशन के मुताबिक दे दे शुड बी सेपरेट इंडिपेंडेंट। बट यहाँ पे कंडीशन में लगा रहा हूँ कि मे और मे नॉट वाली, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। So this means that multiple tasks can perform simultaneously within the same application without इंटरफेयरिंग विद वन अनदर। ठीक है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, और एप्लीकेशन जो है वो दोनों को सेम टाइम पे आइसोलेट एनवायरनमेंट में चला रही है। सिंपल, वो फीचर वो कैपेबिलिटी आपकी एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए। सिक्योरिटी, securely manage and monitor concurrent processes, use load balancer for traffic rollout and failover। Again, अपनी एप्लीकेशन को रेजिलिएंट बनाना है ताकि वो लोड को बैलेंस कर सके। आपने मॉनिटर करना है, आपने मैनेज करना है, ओवरऑल जो प्रोसेस की लाइफ साइकिल है उसकी सिक्योरिटी यू नीड टू मेक श्योर। सिंपल इज दैट। अब कौन कौन से टूल मौजूद हैं? अगेन, कंकरेंसी को मॉनिटर सिक्योर करने के लिए कोई इस तरह का डायरेक्ट टूल अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग टूल एज वेल, जैसे कुबरनेटीज है। ठीक है, जिसके अंदर यू कैन मॉनिटर दी ओवरऑल रिसोर्सेज ट्रैफिक, उसके ऊपर लोड बैलेंसिंग भी आपको मिल जाती है। हार्शीकोप नोमैड है, फिर इलास्टिक लोड बैलेंसर है, एच ए प्रॉक्सी है। तो इस तरह के बेशुमार टूल है जो कि आपको ना सिर्फ लोड बैलेंसिंग दे देते हैं, बट कि आपको एज एन प्रॉक्सी भी काम कर रहे होते हैं। तो अगेन यू आर अचीविंग दी प्रॉक्सी एज वेल, लोड बैलेंसिंग एज वेल, एंड द सिक्योरिटी एज वेल। अगेन उसकी मॉनिटरिंग के प्रोस्पेक्ट में जब आप ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो फायरवॉल्स हैं या जो हमारे पास सीम सोल्यूशंस हैं, वो भी यहाँ पर कंकरेंसी के अंदर आ सकते हैं। आगे चलते हैं। डिस्पोजेबिलिटी, डिस्पोजेबिलिटी refer to a ability of an application to start up and start shut down quickly and gracefully। आपकी एप्लीकेशन इतनी स्मूथ ट्रांजिशन उसके अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द स्टार्टअप एंड शट डाउन प्रोस्पेक्टिव, कि वो आपको पेन ना दे। मतलब मैंने एक एप्लीकेशन शट डाउन करनी है, शुड जस्ट बड़े आराम से मैं उसको शट डाउन कर दूँ। This means that application can easily start and stop without affecting the availability or performance of the other application or service running on the same server। ऐसा ना हो कि मतलब एक एक मैं एप्लीकेशन डाउन करूँ तो दूसरी जो है वो डाउन हो जाए। इंडिपेंडेंट, आइसोलेट, लूजली कपल, इस तरह के आपके एप्लीकेशन में फीचर होंगे तभी आप डिस्पोजेबिलिटी अचीव कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपकी एप्लीकेशन, प्रोसेस से सारे इंडिपेंडेंट होंगे तभी आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अगेन ये फीचर एक एडेड फीचर है कि जी डिस्पोजेबिलिटी तभी आएगी जब ये सारी चीज़ें होंगी, तो तभी आप अचीव कर पाएंगे। सिक्योरिटी, improve the application resilience by ensuring that it can be stopped and shut down quickly, gracefully। अगेन रेजिलियंट होना चाहिए। रेजिलियंट तब होगा जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो लूजली कपल्ड होगी, इंडिपेंडेंट होगी, उनके ऊपर डिपेंडेंसीज एज सच नहीं होगी, बीच में लोड बैलेंसिंग हो रही होगी, और तभी आप डिस्पोजेबिलिटी कर सकते हैं। अगेन डिस्पोजेबिलिटी को अचीव करने के बहुत सारे टूल्स हैं। अगेन आई एम यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टूल्स, देर इज़ नो सच सिक्योरिटी टूल्स टू मेक श्योर कि हम डिस्पोजेबिलिटी अचीव कर लें। लेकिन अगेन यू नीड टू मॉनिटर द प्रोसेस कि कहाँ पर प्रोसेस स्टक हो गया, शट डाउन करते हो कौन सा प्रोसेस कहाँ पे फंस गया, तो आपको प्रोसेस मॉनिटरिंग मैनेजर से आपको पता लगेगा। फिर ऑर्केस्ट्रेशन जो कि खुद एप्लीकेशन शट डाउन ऑन एंड ऑफ दोनों को खुद मेंटेन करे, फिर लोड बैलेंसर हो, फिर उनकी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग हो।
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से यस, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग के अंदर हमारे पास ELK स्टैक है, हमारे पास QRadar है, स्प्लंक है, इस तरह के नेगियोस है। तो इस तरह के हमारे पास मॉनिटरिंग टूल है जो कि हमें बताएंगे प्रोसेस शटडाउन क्यों नहीं हुआ, तो स्टार्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो ट्रबल शूट करने में भी आसानी होगी और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के प्रोस्पेक्टिव में हमारे काम आएगी। आगे चलते हैं। डेव एंड prod पार्टी कीप डेवलपमेंट एंड स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन सिमिलर एज पॉसिबल। ऐसा ना हो कि जब आप डेवलपमेंट कर लें, जो चीज़ आपके डेवलपमेंट में चल रही थी वो स्टेजिंग पे आके एप्लीकेशन चलना बंद हो जाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेजिंग पे जो चीज़ चल रही है वो प्रोडक्शन पे ना चले। तीनों एनवायरनमेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि हमारा एक मकसद है कि हमने अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के अंदर लेके जाकर रिलीज करके मार्केट में ले आना है। तो तभी हो सकेगा जब मैं दो एनवायरनमेंट के अंदर तगड़ा सा काम करूँ, सारी जितनी भी लिमिटेशन, जितनी भी सिक्योरिटी की चीज़ें, सब कुछ ठीक करके प्रोडक्शन के अंदर लेके जाऊँ। तो प्रोडक्शन का मकसद ये है कि सारी चीज़ें डेवलपमेंट और स्टेजिंग के अंदर टेस्ट हो जाएँ, बिल्ड हो जाएँ, सारी चीज़ें मेक श्योर हो जाएँ, हम फिर प्रोडक्शन पे जाने के लिए रेडी हो जाएँ। तो तीनों एनवायरनमेंट सिमिलर होने चाहिए। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी के अंदर यस, सिक्योरली मेंटेन आइडेंटिकल एनवायरनमेंट्स, ठीक है, जो डेवलपमेंट के अंदर सिक्योरिटी है वही स्टेजिंग में भी हो, वही प्रोडक्शन में भी हो। ये क्यों ज़रूरी है? अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारे सिक्योरिटी कंट्रोल आप डेवलपमेंट में टेस्ट नहीं करते, स्टेजिंग में टेस्ट नहीं करते, लेकिन प्रोडक्शन तो मेरा प्रोडक्शन है, सिक्योर एनवायरनमेंट है, तो वो सारे कंट्रोल वहाँ पे लगे होते हैं। जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आती है तो आपकी एप्लीकेशन चलना बंद हो जाती है। तो इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल, जो इन्वायरमेंट आपने अपनी एप्लीकेशन को देना है प्रोडक्शन के अंदर, फ्रॉम दी ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो दोनों इन्वायरमेंट में, डेवलपमेंट में भी और स्टेजिंग में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन में कोई मसला ना आए। ठीक है, दैट इज़ दी होल ऑब्जेक्टिव। और सिक्योर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का आप इस्तेमाल करें, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज हैं, ताकि यू अचीव द सिक्योरिटी इन ऑल थ्री इन्वायरमेंट्स एंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड का मतलब ये कि आप कोड लेवल के ऊपर डेफिनेशंस डिफाइन करें स्टेजिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए। अगेन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर, तो मैं आई थिंक अगर बात करूं तो पूरा दिन निकल जाए। अगेन यू नीड टू मॉनिटर द प्रोसेस, ऑर्केस्ट्रेशन होगा, लोड बैलेंसिंग होगा, मॉनिटरिंग होगा, VA होगा। अब तक जितने हमने टूल पढ़े ऊपर सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके ऊपर कोई कोई एक टूल डेडिकेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि डेव एनवायरनमेंट इज अ डेव एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, और स्टेजिंग एनवायरनमेंट इज अ स्टेजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब उनको सिक्योर करने के बेतहाशा टूल्स अवेलेबल हैं, बेतहाशा प्रोसेस हैं, बेतहाशा टेक्निक मौजूद हैं, जिनके थ्रू मैं इनको सिक्योर कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं लॉग्स के ऊपर। Logs refer to a record generated by application or system that documents its activity, ठीक है, इवेंट्स। आपकी एप्लीकेशन जो है वो लॉग्स बनाए। अब लॉग के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब ऑपरेशनल लॉग्स हो सकते हैं, फंक्शनल लॉग हो सकते हैं, टेक्निकल लॉग्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी के लॉग्स हो सकते हैं। लेकिन आपकी एप्लीकेशन लॉग्स जनरेट करे, डॉक्यूमेंट करे, उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो उसका जो पर्पज़ है वो ट्रबल शूटिंग इश्यूज़ हो सकता है, ऑडिटिंग एक्टिविटी है, एनालाइज परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है, ऑपरेशनल मॉनिटरिंग है, पल्स मॉनिटरिंग है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम मॉनिटरिंग आपकी तभी अचीव हो पाएगी जब आपके लॉग जनरेट होंगे। ठीक है, अब सिक्योरिटी के ऊपर आ जाते हैं जी। सिक्योरली कलेक्ट एंड एग्रीगेट लॉग्स एंड यूज सेंट्रलाइज लॉगिंग फॉर इजियर एनालिसिस। अब जो आपने लॉग्स कलेक्ट करने हैं वो आपने सिक्योरली कनेक्ट करने हैं, फिर उनको एग्रीगेट करना है, उनको सॉर्ट करना है, यूजलेस लॉग्स को डिलीट कर देना है, काम वाले लॉग्स को रख लेना है, फिर उनको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे पुश करना है ताकि वो वहाँ पर सही तरह से मैनेज हो सकें, उनके अंदर लेटेंसी को मसले ना आए, और फिर आप अपना एनालिसिस बड़े आराम से कर सकें फ्रॉम दी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे पास जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ELK स्टैक है, स्प्लंक है, ग्रे लॉग्स है, फ्लुएंट आईडी है, क्यूरडार है, वूजुल है। तो ये जो मॉनिटरिंग के सोल्यूशन हैं जो कि सिक्योरिटी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए। अब आ जाते हैं सबसे आखिरी और 12वें फैक्टर के ऊपर, जो कि एडमिन प्रोसेस। एडमिन प्रोसेस रेफर टू अ टास्क एंड एक्शन परफॉर्म्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर इन ऑर्डर टू मेंटेन, manage the application or the system. These tasks can be include activities by installing
अपडेटिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। अगेन ऐसे प्रोसेस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के प्रोसेसेस हों, वो उसके अंदर प्रॉपर्ली सेग्रीगेट होने चाहिए। मतलब एडमिन प्रोसेस अलग होने चाहिए, बिजनेस यूजर प्रोसेस अलग होनी चाहिए, ताकि दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है, दोनों प्रॉपर्ली लेबल्ड होने चाहिए, ताकि आप अपने एडमिन लेवल के प्रोसेसेस को सेपरेटली है मैनेज कर सकें। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन बिजनेस वाइज उसकी ट्रैफिक उसको चोक कर रही है, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस की एक अलग लाइन होनी चाहिए, ताकि आप आएँ एप्लीकेशन को ठीक करें और आपकी एप्लीकेशन सर्व करना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि सेम रास्ता बनाया हुआ है जिसमें बिजनेस से भी गुजरना है, एडमिन ने भी गुजरना है, तो रास्ता तो बंद है। तो एडमिन कैसे आकर अपनी चीज़ें ठीक करेगा? तो दोनों की सेग्रीगेशन, सेपरेशन, आइसोलेशन होनी चाहिए, ताकि आप एडमिन लेवल का काम डिस्टर्ब ना करें बिजनेस यूज़र के साथ, या बिजनेस यूज़र एडमिन लेवल का काम डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, इसकी एक मिसाल मैं इस तरह से दे देता हूँ कि आपके पास एक मशीन है, आपने इंटरफेसेस दोनों अलग किए हुए हैं। एक को आपने कहा है कि मैनेजमेंट का निक है, एक प्रोडक्शन का निक है। जो प्रोडक्शन लाइन है आपने प्रोडक्शन लाइन से निकाल दी, और जो एडमिन लेवल के काम है वो आप इस निक से करते हैं। तो अगेन प्रोडक्शन लाइन बैठती भी है तो एडमिन निक हमेशा अवेलेबल रहेगा, ताकि आप आएँ और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम करें, ट्रबल शूट करें, चीज़ों को ठीक करें और अपना काम चला दें। तो इस तरह से आप एडमिन प्रोसेसेस को प्रॉपरली लेबल कर सकते हैं। सिक्योरिटी, securely automate one-time admin task, yeah, multiple tasks to implement strong access control and auditing. Again, like I said, ये तभी अचीव हो पाएगा जब उसको आइसोलेट करेंगे, इसको सिक्योर करेंगे, उसकी लाइफ साइकिल को मेंटेन करेंगे, उस पर ऑडिटिंग इनेबल करेंगे, लॉग्स बनते रहेंगे। इन केस ऑफ इंसिडेंट्स हम लॉग देख के इंसिडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, रूट कॉज निकाल सकते हैं। अगेन एडमिन की प्रोसेस को सिक्योर करने का कोई भी डेडिकेटेड टूल मौजूद नहीं है, हम एग्जिस्टिंग टूल से ही फ़ायदा उठाएंगे, और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जिस तरह से स्टेजिंग प्रोडक्शन और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए कोई डेडिकेट टूल मौजूद नहीं है, इसी तरह इनका भी कोई मौजूद नहीं है। हम एग्जिस्टिंग टूल से और मल्टीपल वेज से हम सिक्योर कर सकते हैं। अगेन कुबरनेटीज से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्रॉन जॉब्स है, हर्जी नॉर्मैड है, जेंकिंस है, लैम्डा है, वीए है, नीसिस है, नेक्सपोज है, हार्डनिंग है, बेंचमार्किंग है। तो ये सारे सिक्योरिटी के टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। तो ये थे 12 फैक्टर एप्लीकेशंस और उनकी सिक्योरिटी, जो कि मैंने इस पूरी स्लाइड में कवर किया। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़े रहें आगे इस तरह की वीडियोस के लिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।